पाठ 2 साए। पाठ प्रवेश। हम सब अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। सच्चा मित्र वही है जो साए की तरह मित्र का जीवन भर साथ निभाता है। यह पाठ एक ऐसे सच्चे मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद भी उसके कर्तव्यों को पूरा करने का वचन निभाता है। नन्हे नन्हे दुधमुहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। बहुत लंबे समय के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बड़ा करुण और दर्द भरा था। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। रोग काबू से बाहर है, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। लगता है चंद दिनों की मेहमानदारी है। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा, कुछ सूझता नहीं। पास होते तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती। अबोध बच्चे रुलाई भरी आंखों से मां का मुंह ताकते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियां डाली उन्होंने, फिर तार। तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है, हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया। हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। इस बार कुछ रुपये भी पहुंच गए। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। बीमार पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सुधार की ओर बढ़ा। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रहीं, रुपये भी पहुंचते रहे। उसमें लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वह पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता है। अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस बनाने की योजना है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थीं, विस्तार से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी भी न आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी। लगभग 3 बरस बीत गए। बच्चे बहुत याद करते हैं, उसे देखने भर को तरसते हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती हैं, उनका अक्षरशः पालन करते हैं। माँ को किसी तरह का कष्ट नहीं देते, कहना मानते हैं। पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। तनु अब 18 पार कर रही है, उसका भी ब्याह करना है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थीं। लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचूंगा। दहेज की चिंता न करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या के पिता अफ्रीका में सोना बटोर रहे हैं, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया। इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपये भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, विवाह धूमधाम के साथ हो गया। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं की फोटो वे पापा को भेजना न भूले।
बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उनका आना स्थगित हो जाता। समय अबाध गति से पंख लगाकर उड़ता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उनका घर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था, अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है, घर की बहुत याद आती है, लेकिन विवशता के लिए क्या किया जाए। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना न दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती हैं। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला और इलाज के लिए रुपये भी। परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की योजना बनाई। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीजा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में एक गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी भी वह उतना ही छोटा होगा जब वह निक्कर पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहां ताला लगा था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य वहां रहते हैं। रात को देर से दफ्तर से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, बिल्कुल अकेले रहती हैं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँघ रहा था। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इशारा किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में लुढ़का किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झेपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर जोर से खिलखिलाए। मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो। सच, इतने साल बीत गए जैसे कल की बात है। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूं। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहां बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वे ठिठक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए वे बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? ना, सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। हौले से उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलकें टिकाए सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। जरा सोचो बेटे। वे खांसे। तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी मां घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहां तुम आज हो वहां तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने
अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। लेखक हिमांशु जोशी।